Hello and welcome back to Backbenchers. And today we are going to start the chapter 2 of SOGA 1930, that is condition and warranties. So first we will check out what is condition. A condition is the stipulation essential of main purpose. So जो भी main purpose of contract होता है, the breach of which give rise, तो जिसका ब्रीच मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होता है तो उसके राइट्स क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट ट्रीट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना है. स्टेटमेंट इज अ प्रेज ऑफ गुड्स विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो स्टेटमेंट प्रेज ऑफ गुड्स होता है और वो पार्ट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का. दिस स्टेटमेंट आर गिवन मेयरली इन प्रेज ऑफ गुड्स हैविंग नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. सो ये जो भी प्रेज ऑफ गुड्स होता है इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है. स्टेटमेंट विच फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो स्टेटमेंट जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, दिस स्टेटमेंट आर नोन एज स्टिपुलेशन. सो स्टिपुलेशन किसे कहते हैं? जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे स्टिपुलेशन कहते हैं. स्टिपुलेशन गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. सो स्टिपुलेशन क्या कहता है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को राइज करता है, मतलब अलाउ करता है. Next up we have is warranties. A warranty is a stipulation collateral to main purpose of contract. So ये जो legal consequences में आता है but वो collateral होता है main purpose of contract के. A breach of these warranties you can claim damages but you don't have right to reject the goods and treat the contract repudiated. सो वारंटी में क्या होता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बट आपके पास राइट्स नहीं होता कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर दो. एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वारंटी? सो इट इज़ अ कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये कोलैटरल होता है कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से. ब्रीच ऑफ वारंटी कॉज डैमेज. सो इसके अगर वारंटी ब्रीच हो रहा है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. टू अग्री पार्टी एंड डज नॉट डिफीट the main purpose of contract. So if you made a contract to purchase something और अगर आपको उस पर वारंटी मिला एंड वारंटी आपको नहीं दिया जा रहा, डैमेज आप क्लेम कर सकते हो. द अग्रीव पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस. सो अग्रीव पार्टी सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बट कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट कैन ऑल्सो रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर सकते हो. Let's check out the difference between condition and warranty. So importance of contract क्या होता है? Condition क्या होता है? Essential to main purpose of contract होता है. Warranty क्या होता है? Collateral to main purpose of contract होता है. Consequences क्या होता है? Breach of condition give right to aggrieved party to repudiate the contract. So contract completely repudiate कर दो and claim damages. Damages भी claim कर सकते हैं. Whereas ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होता है? अग्रीव पार्टी को राइट होता है कि डैमेजेस क्लेम करें, ओनली सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं. अग्रीव पार्टी कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. सो अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली रेप्यूडिएट नहीं कर सकते. ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कंडीशन. कंडीशन के केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा, कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. सो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी as an option of party of aggrieved party के through. Whereas breach of warranty में कोई वैसा option नहीं होता है available और aggrieved party breach of warranty को कभी भी breach of condition treat नहीं कर सकता. So these are the three important difference between condition and warranties. So now let's check out the implied condition. Basically there are 6 types of implied condition. The first one we have is condition as to title. So condition as to title क्या होता है कि जो भी सेलर होता है उसका टाइटल फ्री होना चाहिए, लाइक कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसके टाइटल में. और अगर इन केस सपोज यू आर सेलिंग अ कार और वो कार आपके फ्रेंड का है और आप उसे सेल कर रहे हो अपने नाम से, सो इन दिस केस वो टाइटल गलत है और बायर को फिर वो कार ट्रू ओनर को रिटर्न करना पड़ता है. बायर कैन रिकवर द प्राइस. तो बायर इस केस में रिकवर भी कर सकता है प्राइस फ्रॉम सेलर बिकॉज कंसिडरेशन हैज फेल्ड. सो कंसिडरेशन फेल होने की वजह से सेलर से बायर रिकवर कर सकता है प्राइस को ऑफ द कार. लाइक जैसे हमारे केस में कार था तो कार के पैसे बायर सेलर से ले सकता है. सो दिस इज कंडीशन एज टू टाइटल. ही मे नॉट
पर्सन मे नॉट हैव द राइट टू सेल टू इन टू सर्कमस्टांसेस। तो किस किस सर्कमस्टांसेस में आप नहीं सेल कर सकते हो? ही मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड सोल्ड। सो जो भी गुड आप सोल्ड कर रहे हो उसके आप ओनर होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। ही मे बी ओनर येट ड्यू टू सर्टन रीजन्स ही मे नॉट हैव द राइट टू सेल। अगर वो ओनर भी है और कुछ रीजन्स है, कोई सर्टन रीजन्स, तो उसके पास राइट टू सेल का ऑप्शन क्लोज हो जाता है। द लीडिंग केसेस ऑन दिस पॉइंट, रोनाल्ड वर्सेस दिवाल। So this is the famous case law of this so and so condition as to title का. Second one we have is sale by description. Where goods are sold by description, there is implied condition that goods shall correspond with the description. So जब आप कभी कोई goods का description देते हो कि आपको इस तरह का good चाहिए, तो आप there is a implied condition खुद होता है कि goods वैसा ही description के जैसा ही होना चाहिए. The rule based on maximum. If you contract to sell P, so if you contract to sell P, you cannot oblige party to take beans. So party cannot take beans क्योंकि उसे पीस चाहिए. If description of the article tendered is different in any respect, so अगर description अगर different है किसी भी aspect में, it is not an article bargained. So वो article bargain नहीं किया जा सकता और other party के पास अदर पार्टी इज नॉट बाउंड टू टेक इट. सो अदर पार्टी के पास जोर जबरदस्ती आप उससे नहीं बोल सकते कि आप बीन लो इन केस ऑफ अगर आपको पीस लेना है तो. ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल वन थिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द सप्लाई ऑफ अदर्स. सो जो मांगा गया है आप उसे ही सप्लाई करो, अगर नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडेट हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज सेल बाय सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन. If the sale is by sample as well as by description, so अगर कोई सेल सैम्पल के थ्रू और डिस्क्रिप्शन के थ्रू है, it is not sufficient that bulk of the goods shall correspond with sample. So इतना sufficient नहीं है कि सिर्फ वो सैम्पल से ही correspond करे. इस केस में डिस्क्रिप्शन से भी वो correspond करना चाहिए. In other words, there is implied condition. So implied condition क्या होता है? That goods shall correspond both. दोनों होना चाहिए, सैम्पल भी और डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, with the sample as well as with the description. Next is condition as to quality fitness. So in this case, subject to provision of this act, so जो भी provision है इस act के and of any other law for a time being in force, there is no implied condition as to quality for a particular purpose of goods supplied under a contract of sale. So first line में यही लिखा हुआ है कि इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का, बट वेयर द बायर, जहाँ पे बायर एक्सप्रेसली या किसी इम्प्लीकेशन के थ्रू बताता है सेलर को फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड. सो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे गुड्स चाहिए, सो एज टू सो द बायर रैली ऑन सेलर स्किल और जजमेंट. सो यहाँ पे बायर सेलर्स के स्किल और जजमेंट पे डिपेंड करता है. सो गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे गुड्स डिस्क्रिप्शन के होते हैं क्योंकि सेलर बता रहा है कि उसे कौन सा पर्टिकुलर गुड्स और किस पर्पस के लिए चाहिए. विच इज द सेलर बिजनेस टू सप्लाई. सो यहाँ पे सेलर का बिजनेस होता है सप्लाई करे. इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी रीजनेबल फिट फॉर सच पर्पस. सो गुड्स रीजनेबल होना चाहिए जिसके लिए बायर को चाहिए एंड उसके पर्पस को फिट करना चाहिए. The next up we have is condition as to merchantability. So first I will say merchantability define नहीं किया गया है इस contract के अंदर, but there is always a implied condition. Implied condition होता है कि contract of sale of goods में purchase should be of merchantable quality. So goods merchantable qualities के होने चाहिए. In order to apply the implied condition as to merchantability, so implied condition जब merchantability में apply होता है, the following are required must be satisfied. So ये दो conditions होते हैं. First is goods should have been bought by description. So goods description के through होना चाहिए and sellers उस goods को deal करता हो उस description के goods को. Like if I asked you for a bottle, for a thermos water bottle, so जो seller होगा, first is description, the second one is seller उस bottle, suppose thermos bottle में वो deal कर रहा हो, तभी जाके वो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी पे फिट होगा.
एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल ऑफ गुड्स विच आर नॉट मर्केंटेबल. सो कलर टीवी गिव राइज ओनली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर. सो आपने कलरफुल टीवी मांगी है बट इट गिव्स राइज टू ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ओनली. सो इस केस में गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है. The next is condition as to wholesome. In the case of eatables, so eatables के केस में क्या होता है, and other provision in addition to implied condition as to merchantability, there is another implied condition. So एक और another implied condition है जो merchantability से थोड़ा अलग है, that good shall be wholesome. Good shall be wholesome means good खाने के लायक होना चाहिए, fit for eating, fit for consumption. Example, the article should be fit for consumption. Yeah, so फिट फॉर कंजप्शन मतलब आप खा सको, ऐसा नहीं कि आप एक्सपायर्ड वाले फूड खा रहे हो. सो देयर इज एन एग्जाम्पल, पी बॉट अ बन फ्रॉम डीज बेकरी. सो पी यहाँ पे डीज के बेकरी से बन लेके आता है. द बन कंटेन्ड अ स्टोन विच ब्रोक वन ऑफ पीस टिथ. सो बन के अंदर एक स्टोन होता है जो पीस के टिथ को तोड़ देता है. डी वॉज हेल्ड लाइबल. सो इस केस में डी लाइबल हो जाता है बिकॉज ऑफ पीस ब्रोकन टिथ. सो यहाँ पे क्या है, कंडीशन एज टू होलसम, it was not fit for consumption. And the last one is sale by sample. In a contract of sale by sample, so contract of sale of sample में क्या होता है, term रहता है contract में and express और implied होता है that bulk of goods shall be equal to sample. so जो sample में दिखा रहे हैं वैसा ही goods वो actually में sale भी कर रहे हैं, और else आपके पास बायर के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर सकता है. नेक्स्ट अप वी हैव इज इम्प्लाइड वारंटीज. सो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लॉयड वारंटी ये होता है कि बायर शैल हैव एंजॉय द क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स. सो बायर के पास जो भी गुड्स है उसका पोजीशन को वो एंजॉय करे. द इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन इज वारंटी अगेंस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पोजीशन. सो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बायर के पोजीशन में. द नेक्स्ट इज इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस. सो इम्प्लॉयड वारंटी क्या कहता है, ऑन अ पार्ट ऑफ अ सेलर दैट द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस. सो कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए गुड्स पे और एनकम्बरेंसेस पे. अ ब्रीच ऑफ दीज वारंटी विल ऑकर व्हेन बायर डिस्चार्ज द अमाउंट ऑफ एनकम्बरेंसेस. सो ब्रीच ऑफ वारंटी तभी ऑकर होगा जब बायर ये सारे चार्जेस और जो भी अमाउंट है उसको डिस्चार्ज कर देता है. दिस वारंटी विल नॉट अप्लाई वेयर सच एनकम्बरेंसेस आर डिक्लेयर्ड टू बी टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड और ही हैज़ नोटिस ऑफ देम. सो वारंटी तब अप्लाई नहीं होगा जब वहाँ पे डिक्लेयर किया गया बायर को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दैट और ही हैज़ नोटिस ऑफ देम. सो कोई भी सपोज कोई भी अमाउंट के बारे में अगर बायर को पता है, सो इस केस में क्या होगा कि अप्लाई नहीं होता है एनी एनकम्बरेंसेस. वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी द रेमेडी ऑफ बायर टू स्यू फॉर डैमेजेस. सो जब इम्प्लाइड ऑफ वारंटी जब ब्रीच होता है तो बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सके. एंड द लास्ट वन इज इम्प्लाइड ऑफ वारंटी एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. सो इसमें क्या होता है, वारंटी एज टू फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पज मे बी एनेक्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड. ओके, so with this we complete the implied warranties. Last topic we have is caveat emptor. caveat emptor rule यही बोलता है कि let the buyer be aware means that ordinarily buyer must buy goods only after satisfying himself for their quality or fitness. So buyer कोई भी गुड्स अगर ले रहा है तो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए खुद में और क्वालिटी और फिटनेस वो खुद से चेक करके ले. यहाँ पे सेलर को लाइबल हेल्ड नहीं किया जा सकता है अगर गुड्स बायर अपने स्किल और जजमेंट्स के थ्रू परचेज कर रहा है तो. द रूल ऑफ caveat emptor laid down in section 16. सो सेक्शन 16 में रूल ऑफ caveat emptor लिखा हुआ है which states that subject to the provision of this act of any other law or time being in force there is no implied warranty. So implied warranty और condition as to quality fitness नहीं है for any particular purpose of goods supplied under contract of
सेल. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर में क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई वारंटी और कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं है. बट रूल हैज़ नो एप्लीकेशन इन एनी केस अगर in which the seller has undertaken and the buyer has left it to the seller. So अगर buyer ने seller के ऊपर डिपेंड किया है तो फिर implied condition होता है कि quality और fitness as description होना चाहिए. Supply goods to be used for the purpose known both parties at the time of sale. Okay. So सेवे टेम्पटर के कुछ एक्सेप्शंस रूल भी होते हैं. लाइक अगर आप अपने खुद जजमेंट और स्किल्स पे ले रहे हो तो सेवे टेम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा. अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है या सेल बाय सैम्पल है, सो इन सारे केसेस में सेवे टेम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा. सो सेवे टेम्पटर का मतलब यही होता है इन शॉर्ट कि लेट बायर्स बी अवेयर कि वो क्या खरीद रहा है और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. So with this we end the chapter here. For more educational video, do like, share, subscribe my channel and you will get the Telegram link on my description. Join the Telegram for notes. Thank you and that's it for today.